हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यदि एक कर्मचारी को मूल वेतनमान के आधार पर दिया जाता है तो हम किस तरीके से कर्मचारी के सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी होने की दशा में उसका मूल वेतन ज्ञात करते हैं। इसी क्रम में आज हम देखेंगे सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतनमान में जिस तरह से उनके मूल वेतन का निर्धारण किया गया उसकी गणना के बारे में आज हम जानेंगे। छठा वेतनमान जो कि 1 जनवरी 2006 से लगा, उसके अंतर्गत कर्मचारी को किस तरीके से हम उसकी मूल वेतन की गणना करते समय किन बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 के बाद छठा वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे, जिसमें विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक भी शामिल हैं, एवं वेतन श्रृंखला के अनुसार वेतन देने का प्रावधान तय किया गया। वार्षिक वेतन वृद्धि ग्रेड पे एवं वेतन श्रृंखला के अनुसार निर्धारित वेतन के योग का 3% निर्धारित की गई। वार्षिक वेतन वृद्धि को जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसको 10 रुपये के अगले गुणांक में परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10,000 का, मान लीजिए हम 12,100 का अगर 3% निकालें तो जो भी राशि आएगी, सपोज़ करिए राशि निकालने पर हमारे पास जो राशि आई वो 1210 रुपये आई या 1212 रुपये आई, तो इसको हम अगले 10 के पूर्णांक में परिवर्तित कर लेंगे। छठे वेतन आयोग के अनुसार प्रत्येक सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि 1 जुलाई से ही प्रदान की जाती है। गत 1 जुलाई को गणना की गई मूल वेतन की राशि में 3% जोड़ने पर आगामी 1 जुलाई का मूल वेतन ज्ञात किया जाता है। तो छठा वेतन आयोग लगने के बाद सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि है वो जुलाई में फिक्स कर दी गई है, और जुलाई में ही जो उनका पिछला वेतन होता है उसमें 3% की वेतन वृद्धि करके उसे पूर्णांक में अगले 10 तक ले जा करके हम उसका मूल वेतन ज्ञात करते हैं। मूल वेतन के बाद जो हमारा अगला बिंदु आता है वो है महंगाई भत्ता, DNS अलाउंस। देखिए, एक कर्मचारी को जब अपने नियोक्ता को जब अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो उसे मूल वेतन के साथ साथ कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। महंगाई भत्ता अगर हम पढ़ रहे हैं तो महंगाई भत्ते के बारे में हम क्या कहेंगे कि महंगाई बढ़ने पर सरकार वेतनमान में संशोधन करती है, परंतु यदि लंबे समय तक वेतनमान संशोधित नहीं किए जाते तो क्या होता है, सरकार अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने के लिए महंगाई वेतन का भुगतान करती है, जिसे कि हम महंगाई भत्ते के नाम से जानते हैं। महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जो पहले मूल वेतन पर आधारित होते थे, अब मूल वेतन एवं महंगाई वेतन के योग पर आधारित होंगे। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 90 दिनांक 26 जनवरी 1972 के अनुसार महंगाई वेतन को मूल वेतन की तरह ही लेने की अनुशंसा की गई, अतः महंगाई वेतन को मूल वेतन ही माना जाता है। तीसरा जो हम इसमें लेते हैं कमीशन, फीस आदि। देखिए, कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मूल वेतन के अलावा यदि कोई कमीशन, फीस इस तरह की राशियाँ भी मिलती है तो उसे वेतन शीर्षक में शामिल किया जाता है। बोनस, यदि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कोई बोनस देता है तो वो भी उसके वेतन शीर्षक की आय में गणनीय होता है। फिर आते हैं भत्ते। भत्ते नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवा शर्तों के तहत अथवा उसके लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नकद में प्रदान किए जाते हैं। भत्तों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये 3 श्रेणियाँ क्या हैं? पहली, पूर्णतया करमुक्त भत्ते, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस। दूसरी, आंशिक करमुक्त भत्ते, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस। और तीसरी और अंतिम,
पूर्णतया कर योग्य भत्ते, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस। आज हम डिस्कस करते हैं पूर्णतया कर मुक्त भत्ते। पूर्णतया कर मुक्त भत्ते में पहला भत्ता हमारे पास आता है विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस। यदि केंद्रीय अथवा राज्य सरकार भारत के किसी नागरिक को भारत से बाहर सेवा करने के लिए कोई ऐसे भत्ते देती है जो उस कर्मचारी को भारत में सेवा प्रदान करने पर प्राप्त नहीं होते, तो ऐसे भत्ते पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। यह कर मुक्ति एक गैर सरकारी अथवा विदेशी नागरिक को प्रदान नहीं की जाती है। दूसरा भत्ता इस क्रम में आता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, अलाउंसेस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो भत्ते दिए जाते हैं वो पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। तीसरा इस क्रम में जो भत्ते आते हैं, कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते। देखिए, कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु जो विशेष भत्ते दिए जाते हैं वो नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए किए गए व्ययों के संबंध में दिए जाते हैं। ये जो विशेष भत्ते कर्मचारी को मिलते हैं वो व्यय की गई राशि तक कर मुक्त होते हैं। या तो उसने संपूर्ण राशि व्यय कर दी हो तो पूर्ण भत्ता आपका कर मुक्त हो जाएगा। यदि उसने आंशिक राशि व्यय की है तो शेष राशि कर योग्य हो जाती है। ऐसे भत्तों में हम किन किन भत्तों को शामिल करते हैं? सबसे पहले यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को टूर पर अथवा स्थानांतरण के कारण दी गई यात्राओं के व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया यात्रा व्यय पूर्णतया कर मुक्त होता है। एवं कर्मचारी के स्थानांतरण के समय व्यक्तिगत सामान को पैक करने और उन्हें नौकरी स्थान पर ले जाने पर दिए गए व्यय भी यात्रा व्यय माने जाते हैं। दूसरे आते हैं दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस। अब इस जो हमने अभी यात्रा भत्ता पढ़ा, इस यात्रा के दौरान मान लीजिए कर्मचारी को सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति करनी है तो उसके लिए जो भत्ता दिया जाता है इसे हम दैनिक भत्ता कहते हैं। तीसरा आता है हमारे पास सवारी भत्ता। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए दिए गए सवारी व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता पूर्णतया कर मुक्त होता है। कर्मचारी के घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर जाने के लिए किए गए सवारी व्ययों की पूर्ति हेतु दिए गए भत्ते के संबंध में यह कर मुक्ति उपलब्ध नहीं। सहायक भत्ता या हेल्पर अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन में सहायता के लिए सहायक रखने के हेतु अगर यदि कोई भत्ता दिया जाता है तो वो कर मुक्त होता है। शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता, शिक्षण संस्थाओं एवं अनुसंधान संस्थाओं में शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाने वाला ये भत्ता वास्तविक व्यय तक पूर्णतया कर मुक्त होता है। वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन के दौरान जो वो यूनिफॉर्म पहनता है, वर्दी पहनता है, उसकी क्रय करने के लिए उसके रखरखाव हेतु दिया जाने वाला ये वर्दी भत्ता जो होता है वो पूर्णतया कर मुक्त होता है। इन भत्तों के बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संगठन से प्राप्त भत्ता कर मुक्त होता है। यदि किसी कर्मचारी को संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई अगर भत्ता मिलता है तो पूर्णतया कर मुक्त होता है। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त निम्नलिखित भत्ते पूर्णतया कर मुक्त होते हैं, जैसे वाहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एवं नियामक भत्ता, सप्टेररी अलाउंस। इसी तरीके से सार्क सदस्यों में अध्यापकों व प्रोफेसरों को प्राप्त भत्ते नियुक्ति से 2 वर्षों तक कर मुक्त होते हैं। देखो, जो सार्क सदस्य राज्य हैं उनमें जो टीचर्स और प्रोफेसर्स अपनी सेवाएं देते हैं उन्हें जो भत्ते मिलते हैं वो उनके अपॉइंटमेंट से 2 वर्ष तक पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। आज हमने जो अलाउंसेस पढ़े, भत्ते पढ़े, जो कि नकद के रूप में नियोक्ता अपने कर्मचारी को विशिष्ट परिस्थितियों के कारण देता है, उसकी पहली कैटेगरी पूर्णतया कर मुक्त भत्तों के बारे में हमने डिस्कस किया। अगले क्लास में हम आंशिक कर मुक्त भत्तों पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ये जितने भी वेतन शीर्षक की आय में हम जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मानकर चलिए ये थियरी नहीं है, यही आपका प्रैक्टिकल है। आपको ये सारे प्रोविजंस, ये सारे प्रावधान समझ आ जाएंगे, याद होंगे, तभी आप इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। कोई कन्फ्यूज़न और डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ करके क्लियर करेंगे। धन्यवाद।